इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 4 के चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन सहित सभी एनिमल भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वास्तव में ग्रीन प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अदर सभी ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। अल्टीमेटली अर्थ पर प्रेजेंट सभी लिविंग फॉर्म्स एनर्जी के लिए सनलाइट पर डिपेंड रहते हैं। प्लांट द्वारा फोटोसिंथेसिस में यूज हुई सन एनर्जी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, बेस है। फोटोसिंथेसिस के इम्पोर्टेंट होने के दो कारण हैं। फोटोसिंथेसिस अर्थ पर सभी फूड का प्राइमरी सोर्स है। ग्रीन प्लांट के द्वारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए भी फोटोसिंथेसिस रेस्पॉन्सिबल है। क्या आपने कभी सोचा कि यदि ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.1 व्हाट डू वी नो। व्हाट डी वी नो। अर्लियर क्लासेस में आपने कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे जिनसे यह पता लगा होगा कि क्लोरोफिल, लाइट तथा CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल लीफ का ग्रीन पिगमेंट है। आपने स्टार्च फॉर्मेशन को देखने के लिए दो पत्तियों पर एक्सपेरिमेंट किया होगा, वेरीगेटेड लीफ या ब्लैक पेपर से पार्शली कवर्ड लीफ या लाइट में रखी लीफ। इन लीव्स में स्टार्च की टेस्टिंग से यह क्लियर होता है कि फोटोसिंथेसिस केवल लीव्स के ग्रीन पार्ट में लाइट की प्रेजेंस में होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट लीफ के आधे भाग को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है तथा टेस्ट ट्यूब में KOH से भीगी हुई कॉटन भी रखी जाती है। KOH CO2 को एब्जॉर्ब करता है एंड लीफ का दूसरा आधा भाग को एयर में रहने दिया जाता है। इसके बाद इस सेटअप को कुछ समय के लिए लाइट में रखा जाता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला भाग स्टार्च के लिए नेगेटिव टेस्ट देगा तथा बाहर वाला भाग स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.2 अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। अर्ली एक्सपेरिमेंट। उन सिंपल एक्सपेरिमेंट के विषय में जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा जिनसे फोटोसिंथेसिस को समझने का ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ। जोसेफ प्रीस्टले 1733 टू 1804 ने 1770 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जिनसे पता लगा कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको याद होगा प्रीस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। प्रीस्टले ने देखा कि एक क्लोज स्पेस बेल जार में बर्निंग कैंडल जल्दी ही बुझ जाती है। इसी प्रकार सिमिलरली एक क्लोज स्पेस में उपस्थित माउस चूहा जल्दी ही सफोकेट हो जाता है। इसलिए प्रीस्टले ने निष्कर्ष निकाला कि बर्निंग कैंडल या एनिमल जो ब्रीथ करता है, जो एयर ब्रीथ करता है, दोनों एयर को डैमेज करते हैं। लेकिन प्रीस्टले ने उसी बेल जार में एक मिंट प्लांट को रखा तो देखा माउस जिंदा रहा एंड कैंडल भी लगातार जलती रही। प्रीस्टले ने कहा कि माउस एंड जलती हुई कैंडल जो एयर रिमूव करते हैं, प्लांट उसी एयर को रिस्टोर करते हैं। जैन इंजनहाउस 1730-1799 ने प्रीस्टले जैसे सिमिलर सेटअप का यूज़ करते हुए बारी बारी डार्क एंड सनलाइट में रखा और देखा कि प्लांट प्रोसेस के लिए सनलाइट ज़रूरी होती है तथा यह प्लांट प्रोसेस किसी न किसी तरह बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल द्वारा फॉल्ड एयर को प्यूरिफाई करता है। इंजन हाउस ने अपने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट का यूज़ करते हुए यह दिखाया कि ब्राइट सनलाइट में प्लांट के ग्रीन पार्ट के चारों ओर स्मॉल बबल्स बनते हैं जबकि डार्क में नहीं होता है। बाद में इंजन हाउस ने आइडेंटिफाई किया कि ये बबल्स ऑक्सीजन होते हैं। इंजन हाउस ने दिखाया कि प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। 1854 से पहले तक इसकी जानकारी नहीं थी, परंतु जूलियस बॉनसेक्स ने यह प्रमाण दिया जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज बनती है। ग्लूकोज जनरली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। उनके बाद की स्टडी से पता लगा कि प्लांट में ग्रीन सबस्टेंस क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज़ में स्थित रहते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जूलियस बॉनसेक्स ने बताया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में ग्लूकोज बनता है जो जनरली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। TW एंजलमैन 1843 टू 1909 ने प्रिज्म का यूज़ करते हुए लाइट को स्पेशल स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में अलग किया एंड फिर एक ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा को इल्यूमिनेट किया
जिसे एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रखा गया था। बैक्टीरिया का यूज ऑक्सीजन निकलने की साइट का पता लगाने के लिए किया गया था। उन्होंने पाया, T.W. एंजलमैन ने पाया कि बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्प्लिट स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड रेड रीजन में इकट्ठे हो गए थे। इस तरह से फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया गया। यह क्लोरोफिल ए एंड बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से मिलता जुलता है। 19th सेंचुरी के मध्य तक प्लांट फोटोसिंथेसिस के सभी की फीचर के बारे में पता चल चुका था, जैसे कि प्लांट CO2 तथा H2O से लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। CO2 एंड H2O लाइट की प्रेजेंस में CH2O प्लस O2 बनाते हैं, जहाँ ब्रैकेट में CH2O कार्बोहाइड्रेट को बताता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर है। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस बान नील 1897 टू 1985 के एक्सपेरिमेंट ने फोटोसिंथेसिस को समझने में मील के पत्थर जैसा काम किया। नील की स्टडी पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर बेस्ड थी। नील ने बताया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से प्राप्त हाइड्रोजन CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है। इसे निम्नलिखित रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। 2H2A प्लस CO2 लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ग्रीन प्लांट में H2O हाइड्रोजन डोनर है और यह ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन देता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। पर्पल तथा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S होता है तथा ऑर्गेनिज्म के अनुसार इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन ना होकर सल्फर या सल्फेट होता है। बाद में रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक ने इसे सही प्रूव किया। फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है 6CO2 प्लस 12H2O लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। दोबारा से 6CO2 प्लस 12H2O लाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इस प्रकार ग्रीन प्लांट से निकलने वाली ऑक्सीजन H2O से आती है, ना कि CO2 से। यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज है तथा ऑक्सीजन O2 वाटर से रिलीज होता है, जिसे रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूव किया गया। फोटोसिंथेसिस एक सिंगल रिएक्शन नहीं होती, बल्कि यह मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऊपर दी गई इक्वेशन में सबस्ट्रेट के रूप में 12 मॉलिक्यूल H2O का यूज़ क्यों करते हैं? अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.3 वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ के क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अदर सभी ग्रीन पार्ट में भी होती है। लीव्स में मेसोफिल सेल होती हैं, जिनमें मेसोफिल सेल में लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इंसिडेंट लाइट का ऑप्टिमम अमाउंट प्राप्त करने के लिए क्लोरोप्लास्ट सामान्यतः मेसोफिल सेल की बॉल के साथ अलाइन रहते हैं। आपके अनुसार क्लोरोप्लास्ट कब अपने फ्लैट सरफेस बॉल के पैरेलल अलाइन होते हैं? वे इंसिडेंट लाइट से कब परपेंडिकुलर होते होंगे? क्लोरोप्लास्ट में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, जिनमें ग्रेना, स्ट्रोमा लेमेली तथा स्ट्रोमा फ्लूइड पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ATP तथा NADPH की सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए मेम्ब्रेन सिस्टम जिम्मेदार होता है। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती हैं, जो CO2 से शुगर की सिंथेसिस करती हैं, जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। पहली वाली रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली लाइट पर डिपेंडेंट होती है, बेस्ड होती है। बाद वाली रिएक्शन डायरेक्टली लाइट के द्वारा डिराइव नहीं होती है, लेकिन यह लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP एंड NADPH पर डिपेंडेंट रहती है। इसलिए बाद वाली रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क रिएक्शन डार्क में होती है या फिर डार्क रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.4 हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। जब आप किसी प्लांट को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ कि सेम प्लांट की लीव्स के कई ग्रीन शेडेड क्यों और कैसे हैं? हम इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट के पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। लीफ पिगमेंट के क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से यह पता लगा
कि लीफ का ग्रीन कलर किसी सिंगल पिगमेंट के कारण नहीं बल्कि 4 पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए क्रोमेटोग्राम में ब्राइट या ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। आइए अब देखें कि फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट पिगमेंट का क्या रोल है। पिगमेंट ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिनमें लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। अनुमान लगाएं कौन सा प्लांट पिगमेंट बर्ड में सबसे अधिक सर्वाधिक पाया जाता है। आइए क्लोरोप्लास्ट ए के द्वारा विभिन्न वेवलेंथ डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता के ग्राफ को स्टडी करें। आप लाइट के विजुअल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ एवं विबग्योर से परिचित होंगे। फिगर 13.3 ए को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस वेवलेंथ पर क्लोरोफिल ए सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन करेगा? क्या किसी अदर वेवलेंथ पर कोई अदर एब्जॉर्प्शन पीक दिखते हैं? यदि हाँ तो वे कौन है? फिगर 13.3 बी को देखें। इनमें उन वेवलेंथ को दिखाया गया है जहां पर प्लांट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल ए के द्वारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू तथा रेड रीजन में होता है। क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट है। फिगर 13.3 सी को देखने पर क्या आप कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के बीच कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैपिंग है? ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड रेड रीजन में होती है। कुछ फोटोसिंथेसिस विजुअल स्पेक्ट्रम की अदर वेवलेंथ पर भी हो सकती है। यद्यपि क्लोरोफिल ए लाइट को ट्रैप करने के लिए मेजर पिगमेंट है, फिर भी अदर थाइलाकोइड पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तथा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीनॉइड को एसेंशियली पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड को एसेसरी पिगमेंट कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। वास्तव में एसेसरी पिगमेंट न केवल फोटोसिंथेसिस में उपयोगी लाइट की वेवलेंथ की एक वाइड रेंज प्रदान करते हैं, बल्कि ये पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.5 व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन। व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज कहलाती है। लाइट रिएक्शन में इंक्लूड होते हैं लाइट का एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज तथा एटीपी एंड एनएडीपीएच का फॉर्मेशन। एटीपी एंड एनएडीपीएच हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। पिगमेंट PS1 एंड PS2 के अंदर दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। PS1 एंड PS2 को इनका नाम खोज के सीक्वेंस के अनुसार दिया गया है, न कि लाइट रिएक्शन के दौरान काम के सीक्वेंस के अनुसार। LHC प्रोटीन से बाउंड हजारों पिगमेंट मॉलिक्यूल से बने होते हैं। प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए तथा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं जिसे एंटीनी भी कहते हैं। ये पिगमेंट लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट बनाते हैं। क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाता है। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट PS1 के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक 700 nm पर होता है, अतः इसे P700 कहते हैं। PS सेकेंड में एब्जॉर्प्शन पीक 680 nm पर होता है, अतः इसे P680 कहते हैं, P680 कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.6 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटो सिस्टम सेकेंड में रिएक्शन सेंटर में मौजूद क्लोरोफिल ए 680 nm वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पास कर देता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस पर इलेक्ट्रॉन का नीचे की ओर मूवमेंट होता है, जिसे डाउनहिल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं तब उनका यूज नहीं होता, बल्कि उन्हें PS1 के पिगमेंट को दे दिया जाता है। इसके साथ ही साथ PS1 के रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन की रेड लाइट की 700 nm वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर एक्साइट हो जाते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वाले अदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं।
इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनहिल होता है, परंतु इस बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिच NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल की ओर जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के एडिशन से NADP पॉजिटिव का NADPH प्लस H पॉजिटिव में रिडक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र स्कीम PS सेकेंड से स्टार्ट होकर अपहिल टू द एक्सेप्टर, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर टू एनोदर एक्सेप्टर एंड अंत में डाउनहिल होकर NADP पॉजिटिव को रिड्यूस करके NADPH प्लस H पॉजिटिव के फॉर्मेशन तक होती है। इस सारी स्कीम का शेप जेड होता है, जेड जैसा होता है, इसलिए इसे जेड स्कीम भी कहते हैं। जब सारे कैरियर एक सीक्वेंस में रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर होते हैं तब जेड शेप बनती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.6.1 स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के बारे में। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब आप पूछेंगे कि PS सेकेंड इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कंटिन्यूसली कैसे करता है। फोटो सिस्टम सेकेंड से मूव हुए इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना ज़रूरी होता है। ये इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से अवेलेबल होते हैं। वाटर की स्प्लिटिंग PS सेकेंड से एसोसिएट होती है। वाटर H पॉजिटिव O तथा इलेक्ट्रॉन में स्प्लिट होता है। इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो फोटोसिंथेसिस के नेट प्रोडक्ट में से एक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड से प्रोवाइड कराए जाते हैं। 2H2O टूट जाता है 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS सेकेंड के साथ एसोसिएट रहता है जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड की तरफ होता है। वाटर की स्प्लिटिंग से बनने वाले प्रोटॉन तथा O2 कहाँ रिलीज होते हैं, ल्यूमेन में या मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.6.2 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी प्राप्त करने तथा उसे बॉन्ड एनर्जी के रूप में स्टोर करने की क्षमता होती है। ATP इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड में रखते हैं। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा ATPase की सिंथेसिस की प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लाइट की प्रेजेंस में ADP तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ATP की सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। जब दोनों फोटोसिंथेसिस सीरीज में वर्क करते हैं, पहले PS सेकेंड और उसके बाद PS1, तो इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। दोनों फोटोसिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा जुड़े होते हैं, जैसा कि पहले हम जेड स्कीम में देख चुके हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन फ्लो द्वारा ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव दोनों सिंथेसाइज होते हैं। जब केवल PS1 फंक्शनल होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम में ही सर्कुलेट होता रहता है तथा फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन के साइक्लिक फ्लो के कारण होता है। यह फ्लो जनरली स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ग्रेना मेम्ब्रेन या लैमेली में PS1 एंड PS2 दोनों ही होते हैं। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन में PS सेकेंड एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव में पास नहीं होता बल्कि वापस PS1 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द्वारा सर्कुलेट होता रहता है। साइक्लिक फ्लो में केवल ATP की सिंथेसिस होती है, ना कि NADPH प्लस H पॉजिटिव की। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब एक्साइटेशन के लिए लाइट की वेवलेंथ 680 nm से अधिक हो। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.6.3 केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे सिंथेसाइज होता है। इस मैकेनिज्म को हम केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन की तरह ही फोटोसिंथेसिस में भी ATP की सिंथेसिस एक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट से डेवलपमेंट से जुड़ी होती है। ये मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की होती हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस यह है कि प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन मेम्ब्रेन के इनसाइड होता है, अर्थात ल्यूमेन में। रेस्पिरेशन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में एक्यूमुलेट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन ETS से गुजरते हैं। आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन ग्रेडियंट मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। हमें उन प्रोसेसेस पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन के एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट के समय होते हैं, ताकि उन स्टेप को समझा जा सके जिनके कारण प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होता है। A. वाटर की स्प्लिटिंग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती है, अतः वाटर की स्प्लिटिंग से बनने वाला हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होते हैं। B. जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम के माध्यम से मूव करते हैं, प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर मेम्ब्रेन के बाहरी तरफ स्थित होता है। यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन कैरियर को ट्रांसफ़र करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय यह मॉलिक्यूल स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन को ले लेता है। जब यह मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के इनर साइड में स्थित इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, तो प्रोटॉन इनर साइड में या मेम्ब्रेन के ल्यूमेन साइड में रिलीज होते हैं। सी एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम मेम्ब्रेन के स्टोमेटा साइड पर स्थित होते हैं। पीएस बन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन एनएडीपी पॉजिटिव को NADPH+H पॉजिटिव में रिड्यूस करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से भी रिमूव होते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं। यह थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न करता है और साथ ही साथ ल्यूमेन के पीएच में भी मेजरेबल कमी उत्पन्न करता है। हमारे लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? प्रोटॉन ग्रेडियंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से ही एनर्जी रिलीज होती है। यह ग्रेडियंट टूट जाता है जब एटीपीएस के F0 के ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के द्वारा स्ट्रोमा की तरफ प्रोटॉन का मेम्ब्रेन के आर पार मूवमेंट होता है। एटीपीएस एंजाइम के दो भाग होते हैं। इनमें एक F0 कहलाता है जो मेम्ब्रेन में धंसा रहता है और ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जो मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन का फैसिलिटेड डिफ्यूजन कराता है। एटीपीएस एंजाइम का दूसरा भाग F1 कहलाता है। F1 थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस में उस फेज पर स्थित होता है जो स्ट्रोमा की तरफ होता है। ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन से काफ़ी एनर्जी निकलती है जो एटीपीएस के F1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंज करती है, जिससे एंजाइम एनर्जी पैक्ड एटीपी के कई मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करता है। केमियो ऑस्मोटिक के लिए एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट तथा एटीपीएस की ज़रूरत होती है। प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस पंप करने के लिए एनर्जी यूज होती है ताकि थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ग्रेडियंट या प्रोटॉन की हाई कॉन्सेंट्रेशन पैदा हो सके। एटीपीएस के पास एक चैनल होता है जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन के डिफ्यूजन को अलाउ करता है। इससे निकलने वाली एनर्जी एटीपीएस एंजाइम को एक्टिवेट करती है जो एटीपी फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनने वाला NADPH के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में होने वाले बायोसिंथेटिक रिएक्शन में तुरंत यूज कर लिए जाते हैं, जो CO2 के फिक्सेशन एंड शुगर की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7 वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP, NADPH एंड O2। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट के बाहर डिफ्यूज़ होती है, जबकि ATP एंड NADPH का उपयोग फूड एवं शुगर की सिंथेसिस करने वाले प्रोसेस में होता है। यह फोटोसिंथेसिस का बायोसिंथेटिक फेज होता है। यह प्रोसेस लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है, बल्कि यह लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जैसे ATP, NADPH के अलावा CO2 तथा H2O पर भी डिपेंड होती है। लाइट की अब्सेंस के तुरंत बाद कुछ समय तक बायोसिंथेटिक प्रोसेस चलती रहती है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद लाइट अवेलेबल होती है तो सिंथेसिस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसलिए बायोसिंथेटिक फेज को डार्क रिएक्शन कहना क्या मिसनोमर, मिथ्या है? अपने साथियों के बीच इसे डिस्कस करें। आइए अब देखें कि बायोसिंथेटिक फेज में ATP एंड NADPH का यूज कैसे होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि H2O एंड CO2 को कंबाइन करने से CH2O का होल N या शुगर प्रोड्यूस होती है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ठीक बाद बेनिफिशियल यूज़ के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया गया तथा इसमें मेल्विन कैल्विन का काम एग्जाम्पलरी था। मेल्विन कैल्विन ने LG के फोटोसिंथेटिक स्टडी में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का यूज़ किया, जिससे पता लगा कि CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट एक 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड था। इसके साथ ही मेल्विन कैल्विन ने कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे की खोज की, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जिसे आइडेंटिफाई किया गया वह 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या PGA था। PGA में 3 कार्बन एटम होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि क्या सभी प्लांट CO2 फिक्सेशन के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट PGA ही बनाते हैं या फिर दूसरे प्लांट में कोई अदर प्रोडक्ट बनता है। कई प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दूसरे ग्रुप के प्लांट की खोज हुई।
जहाँ CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड था, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 4 थी। यह एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA था। तब से फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एसिमिलेशन को दो मेन टाइप्स में बताया गया है। जिन प्लांट में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड PGA था, उसे C3 पाथवे, तथा जिनका पहला प्रोडक्ट C4 एसिड OAA था, उसे C4 पाथवे कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7.1 द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। आइए अब हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें जिसे उन साइंटिस्ट द्वारा पूछा गया था जो डार्क रिएक्शन को समझने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम होंगे जो CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद 3 कार्बन कंपाउंड PGA बनाते हैं। स्टडी से पता लगा कि एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक 5 कार्बन वाला कीटोस शुगर रूबिलोज 1,2,5 बिसफॉस्फेट RUBP था। क्या आप में से किसी ने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था? डोंट वरी, साइंटिस्ट को भी इसे जानने में बहुत टाइम लगा तथा इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे। साइंटिस्ट को यह विश्वास था चूँकि फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड था, इसलिए प्राइमरी एक्सेप्टर 2 कार्बन कंपाउंड होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कई सालों तक प्रयत्न किया, कोशिश किया, तथा अंत में उन्होंने 5 कार्बन वाले RUBP को डिस्कवर किया। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.7.2 द केल्विन साइकिल के बारे में। दिस केल्विन साइकिल। केल्विन एंड उनके कोवर्कर ने होल पाथवे पर काम किया। उन्होंने बताया कि यह पाथवे साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होता है तथा RUBP रीजनरेट होता है। यह शुगर की सिंथेसिस के लिए बेसिक पाथवे है। आसानी से समझने के लिए हम केल्विन साइकिल को 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं: कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। यह सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट C3 या C4 या कोई अदर में होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलेशन के बारे में। कार्बोक्सिलेशन CO2 का एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट में फिक्सेशन कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। केल्विन साइकिल का सबसे क्रूशियल स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, जहां RUBP के कार्बोक्सिलेशन के लिए CO2 यूटिलाइज होती है। यह रिएक्शन RUBP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम द्वारा कैटेलाइज होती है, जिसके फलस्वरूप 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इस एंजाइम में ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी होती है, इसलिए इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या रुबिस्को कहना ज़्यादा सही है। अभी हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन की एक सीरीज़ है। रिडक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। CO2 के प्रत्येक मॉलिक्यूल के फिक्सेशन में फॉस्फोराइलेशन तथा रिडक्शन में क्रमशः 2 ATP एंड 2 NADPH का यूज़ होता है। फॉस्फोराइलेशन में 2 ATP एंड रिडक्शन में 2 NADPH का यूज़ होता है। एक ग्लूकोज को बनाने में केल्विन साइकिल के 6 टन 6 चक्कर की ज़रूरत होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन, यदि साइकिल को बिना इंटरप्शन के कंटिन्यू रखना है तो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP का रीजनरेशन बहुत ही आवश्यक है। RUBP बनाने के लिए रीजनरेशन स्टेप में फॉस्फोराइलेशन के लिए 1 ATP, 1 ATP ज़रूरी होता है। प्रत्येक CO2 में केल्विन साइकिल में प्रवेश कराने के लिए 3 मॉलिक्यूल ATP एंड 2 मॉलिक्यूल NADPH की ज़रूरत होती है। डार्क रिएक्शन में यूज़ होने वाले ATP तथा NADPH के नंबर में यह डिफरेंस ही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का कारण है। एक ग्लूकोज को बनाने में 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH की ज़रूरत होती है। नीचे दी गई टेबल आपको यह बताने में मदद करेगी केल्विन साइकिल में क्या अंदर जाता है, क्या बाहर निकलता है। अंदर क्या जाता है? 6 CO2, 18 ATP एंड 12 NADPH एंड बाहर क्या आता है? आउट 1 ग्लूकोज, 18 ADP एंड 12 NADP। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.8 द C4 पाथवे। द C4 पाथवे। प्लांट जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए अडेप्टेड होते हैं उनमें C4 पाथवे होता है। इन प्लांट में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट अगर 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, फिर भी इनके मेन बायोसिंथेटिक पाथवे में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल ही होती है। देन C4 प्लांट C3 प्लांट से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं? C4 प्लांट स्पेशल होते हैं। C4 प्लांट में स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी होती है। C4 प्लांट हाइयर टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। C4 प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटीज़ पर ही रेस्पॉन्स शो करते हैं। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। C4 प्लांट प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास ज़्यादा होता है।
आइए इन्हें वन बाई वन समझते हैं। आओ C3 एंड C4 प्लांट की लीव्स के वर्टिकल सेक्शन की स्टडी करें। क्या आपने इन दोनों में कोई डिफरेंसेस नोटिस किया है? क्या दोनों में सेम टाइप की मेसोफिल हैं? क्या इनके वेस्कुलर बंडल सीथ के अराउंड सिमिलर सेल हैं? C4 प्लांट के वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बड़ी सेल्स होती हैं जिन्हें बंडल सीथ सेल कहते हैं, और इस टाइप की एनाटॉमी को क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। यहाँ क्रेन्स का मतलब रीत छल्ला है और यह सेल का अरेंजमेंट का रिफ्लेक्शन है। वेस्कुलर बंडल के आसपास बंडल सीथ सेल की कई लेयर होती हैं तथा इसमें अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसकी थिक वॉल गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परवियस होती है तथा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। आप C4 प्लांट जैसे मेज या सोरगम की पत्तियों का एक सेक्शन काटें ताकि क्रेन्स एनाटॉमी तथा मेसोफिल सेल का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकें। अपने आसपास के विभिन्न प्लांट स्पीसीज की पत्तियों को कलेक्ट करो तथा इन पत्तियों का वर्टिकल सेक्शन काटो। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर वेस्कुलर बंडल के आसपास बंडल सीथ को देखें। बंडल सीथ की प्रेजेंस C4 प्लांट को पहचानने में आपकी सहायता करेगी। अब फिगर 13.9 में दिखाई गई पाथवे की स्टडी करें। इस पाथवे को हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप है, PEP, तथा यह मेसोफिल सेल में पाया जाता है। यह फिक्सेशन पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C4 एसिड OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल में बनता है। इसके बाद मेसोफिल सेल में अदर 4 कार्बन कंपाउंड जैसे कि मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनते हैं जो बंडल सीथ सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बंडल सीथ सेल में यह C4 एसिड टूटते हैं जिससे CO2 तथा एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल रिलीज होता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल पुनः मेसोफिल सेल में लौट आता है जहाँ पर यह पैप में अगेन कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से यह साइकिल कंप्लीट हो जाती है। बंडल सीथ सेल में रिलीज CO2 C3 या केल्विन पाथवे में एंटर करता है जो कि सभी प्लांट में कॉमन पाथवे होता है। बंडल सीथ सेल रुबिस्को एंजाइम से रिच होती है लेकिन पेपकेज एंजाइम अब्सेंट होता है। इसलिए केल्विन साइकिल जो कि बेसिक पाथवे होती है जिसमें शुगर बनती है, यह C3 एंड C4 दोनों में कॉमन होती है। क्या आपने ध्यान दिया कि केल्विन पाथवे सभी C3 प्लांट की मेसोफिल सेल में पाया जाता है? C4 प्लांट में केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में नहीं होती लेकिन केवल बंडल सीथ सेल में होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.9 फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन। आइए हम फोटो रेस्पिरेशन को समझने का प्रयास करते हैं जो C3 एंड C4 प्लांट में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करती है। फोटो रेस्पिरेशन को समझने के लिए हमें केल्विन पाथवे के फर्स्ट स्टेप या CO2 फिक्सेशन के फर्स्ट स्टेप के विषय में थोड़ी और जानकारी करनी होगी। यह वह रिएक्शन है जहां रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में RuBP CO2 से कंबाइन होकर 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। RuBP प्लस CO2 रुबिस्को की प्रेजेंस में 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल बनाती है। रुबिस्को वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। एंजाइम की यह विशेषता है कि इसकी एक्टिव साइट CO2 एंड O2 दोनों के साथ जुड़ सकती है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को में O2 के तुलना में CO2 के लिए ज़्यादा एफिनिटी होती हैं। इमेजिन करें अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा। यह बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव होती है। O2 एंड CO2 में से कौन एंजाइम से बाइंड होगा यह इसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। C3 प्लांट में कुछ O2 रुबिस्को से बाइंड होती है इसलिए CO2 का फिक्सेशन घट जाता है। यहाँ पर RuBP 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के बजाय ऑक्सीजन से बाइंड होकर पाथवे में फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक मॉलिक्यूल बनाता है। इस पाथवे में ATP या NADPH की सिंथेसिस नहीं होती, अतः यह वेस्टफुल प्रोसेस है। इस पाथवे को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में शुगर एंड ATP की सिंथेसिस नहीं होती बल्कि इसमें ATP के यूज द्वारा CO2 रिलीज होती है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इस कारण इनमें ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे एंजाइम साइट पर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ऐसा तब होता है जब मेसोफिल सेल का C4 एसिड बंडल सीथ सेल में टूटकर CO2 को रिलीज करता है। इसके कारण CO2 की इंट्रासेलुलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे यह इंश्योर हो जाता है कि रुबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में काम करता है जिससे इसकी ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कम हो जाती है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब आप समझ गए होंगे कि C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड क्यों बेटर होती है।
इसके अतिरिक्त C4 प्लांट हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10 फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के विषय में जानना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस की रेट प्लांट की यील्ड जानने में महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस कई फैक्टर से प्रभावित होती है जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं। प्लांट फैक्टर, प्लांट फैक्टर में लीव्स का नंबर, साइज, एज तथा ओरिएंटेशन, मीजोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट, CO2 की इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लोरोफिल का अमाउंट शामिल है। प्लांट या इंटरनल फैक्टर प्लांट की ग्रोथ एंड जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पर डिपेंड करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर शामिल हैं। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो ये सभी फैक्टर एक साथ रेट को प्रभावित करते हैं। यद्यपि बहुत सारे फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं तथा साथ साथ फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन को प्रभावित करते हैं, फिर भी जनरली इनमें से कोई एक फैक्टर इसकी रेट को प्रभावित या लिमिट करने का मुख्य कारण बन जाता है। अतः किसी पॉइंट पर फोटोसिंथेसिस की रेट का डिटर्मिनेशन सब ऑप्टिमम लेवल पर अवेलेबल फैक्टर द्वारा होगा। जब कई फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रभाव में आता है। ब्लैकमैन के अनुसार जब कोई केमिकल प्रोसेस एक से अधिक फैक्टर द्वारा प्रभावित होती है तो इसकी रेट का डिटर्मिनेशन उस नियरेस्ट फैक्टर पर होगा जो मिनिमल वैल्यू वाला हो। अगर इस फैक्टर की क्वांटिटी बदल दी जाए तो फैक्टर प्रोसेस को डायरेक्ट प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रीन लीफ ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 की प्रेजेंस के बावजूद यदि टेम्परेचर बहुत कम हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। इस लीफ में फोटोसिंथेसिस तभी शुरू होगी यदि इसे ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाए। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.1 लाइट के बारे में। लाइट, जब हम लाइट को फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर के रूप में लेते हैं तो हमें लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट के बीच अंतर करने की आवश्यकता होती है। यहाँ लो लाइट इंटेंसिटीज पर CO2 फिक्सेशन रेट तथा इंसिडेंट लाइट के बीच लीनियर रिलेशनशिप होता है। हायर लाइट इंटेंसिटीज़ पर इस रेट में कोई वृद्धि नहीं होती क्योंकि अदर फैक्टर लिमिटिंग हो जाते हैं। लाइट सैचुरेशन फुल सनलाइट के 10% पर होती है। नेचर में लाइट रियली लिमिटिंग फैक्टर होती है एक्सेप्ट वे प्लांट जो शेड, छाया या डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। एक पॉइंट के बाद इंसिडेंट लाइट को बढ़ने से क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है तथा फोटोसिंथेसिस घट जाती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.2 कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर लिमिटिंग फैक्टर है CO2। एटमॉस्फेयर में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम, बिटवीन 0.03 टू 0.04%। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में 0.05% तक वृद्धि से CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नुकसानदायक होती है। C3 एंड C4 प्लांट CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं। लो लाइट कंडीशन में दोनों में कोई भी ग्रुप हाई CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी पर C3 एंड C4 प्लांट दोनों में फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है। C4 प्लांट लगभग 360 μ/L इनवर्स पर सैचुरेट हो जाते हैं। C3 प्लांट का सैचुरेशन 450 μ/L इनवर्स के बाद ही होता है, इसलिए करंट CO2 का लेवल C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। C3 प्लांट हाइयर CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर रिस्पॉन्ड करते हैं और इससे फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ जाती है और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इस प्रिंसिपल का उपयोग ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे टोमेटो एंड बेल पेपर में किया जाता है। ग्रीन हाउस क्रॉप को CO2 रिच वातावरण में ग्रो किया जाता है जिससे अधिक प्रोडक्शन हो। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.3 टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर डार्क रिएक्शन एंजाइम पर डिपेंड करती है, इसलिए टेम्परेचर द्वारा कंट्रोल होती है। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, लेकिन उस पर टेम्परेचर का काफ़ी कम इफेक्ट होता है। C4 प्लांट हाइयर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं तथा फोटोसिंथेसिस की हाई रेट शो करते हैं, जबकि C3 प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होता है। विभिन्न प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर उनके अडॉप्टेड हैबिटेट पर निर्भर करता है। ट्रॉपिकल प्लांट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर टेम्परेट प्लांट की तुलना में ज़्यादा होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 13.10.4 वाटर के बारे में। वाटर लाइट रिएक्शन में वाटर एक रिएक्टेंट की तरह होता है।
फैक्टर के रूप में वाटर का प्रभाव पूरे प्लांट पर पड़ता है, ना कि डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पर। वाटर स्ट्रेस स्टोमेटा को बंद कर देता है, इसलिए CO2 की अवेलेबिलिटी घट जाती है। इसके साथ ही वाटर स्ट्रेस से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाता है तथा मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाती है। आसान भाषा में बायोलॉजी इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऑडियो क्लिप